हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप सो अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं और वेलकम करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल में जिसका नाम है डिवाइन गैलेक्सी क्लासेस। ओके बच्चों, तो जो लास्ट टॉपिक था उसकी बात की जाए। लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने जब डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर इंसर्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट होता है, कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, बात समझ रहे हैं, पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इन सब की बात की थी। और हम लोगों ने डिफरेंट अरेंजमेंट देखे थे कि डाइलेक्ट्रिक को कैसे कैसे कैपेसिटर में फिल किया जाए तो उसके कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसको ज़रूर देख लीजिए। अच्छा, साथ ही साथ हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी कुछ बातें की थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आज के लेक्चर के हिसाब से। तो आप ज़रूर उस लेक्चर को देखें, फिर यहाँ पर आएँ तो आपके लिए समझ लीजिए बहुत स्मूथली आज का लेक्चर जाने वाला है। ओके बच्चों, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आइए हम लोग बात करेंगे चार्ज इंड्यूस्ड on dielectric slab, ठीक है, इन कैपेसिटर ओके। कहने का मतलब जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कैपेसिटर के अंदर डालते हैं तो आपको मैंने पढ़ाया था कि जो स्लैब होती है उसके ऊपर एक इंड्यूस चार्ज आ जाता है, तो उसकी बात करने वाले हैं। तो आइए ध्यान दिया जाए और समझिएगा इस चीज़ को। मान लेते हैं बच्चों ये एक कैपेसिटर की प्लेट है, ओके, और इसके सामने यहां पर एक दूसरी कैपेसिटर की प्लेट रखी हुई है। ठीक है, बात समझ में आती है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर रहे हैं। तो ये हमने कुछ इस तरीके से ये हमने एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया। ओके बच्चों, और मैं कह रहा हूं इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। ओके, देखो ये पूरा फिल है, यहां पे मैंने थोड़ा सा स्पेस दिखाया है मगर आप मानिए ये इसमें कंप्लीटली फिल्ड है। ओके, अब जब इसको बैटरी से कनेक्ट किया जाता है तो ये चार्ज हो जाता है, इस पर प्लस चार्ज आता है, आप लोगों को पता है, ठीक है, यहाँ पर प्लस चार्ज आता है, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। ओके, जिसकी वजह से इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर इंडक्शन हो जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात को। मैं कह दे रहा हूँ, मान लो इसका चार्ज प्लस क्यू है और इसका चार्ज माइनस क्यू है। ओके, तो डाइलेक्ट्रिक क्या करता है, जब डाइलेक्ट्रिक आएगा तो डाइलेक्ट्रिक का इंडक्शन होगा और डाइलेक्ट्रिक के सामने इस साइड पर नेगेटिव चार्ज और इस साइड पर पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाएंगे जो कि प्लेट के चार्ज से कम होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज बुला लेगा डाइलेक्ट्रिक, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बुला लेगा, समझ रहे हो, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बुला लेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन हो जाता है। अच्छा, इस चार्ज को मैं बोल दे रहा हूँ Q डैश, मेरी बात समझ रहे हो। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस Q डैश और ये हो जाएगा प्लस Q डैश। ओके, फंडा क्लियर है। अच्छा, मैंने साथ में ये भी कहा था कि जो Q डैश होगा वो Q से कम होगा। ओके, मतलब प्लेटों का चार्ज ज़्यादा होगा और डाइलेक्ट्रिक पे जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है वो कम होगा। आइए समझते हैं इस बात को। अब लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, बच्चों समझना, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि कौन सी, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट्स थी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन थी, मैं उन दोनों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड बाई K। क्या ये बात आपको पता है? समझ रहे हो कि यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी वो पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर से नेगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर की तरफ होती है और उसकी वैल्यू होती है E/K। ये मैं पढ़ा चुका था आपको। ओके, तो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब एक तरह से सोचो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बना रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बना रहा है। तो हेयर इज 4 सरफेस, लेट्स चेक। एक सरफेस तो ये है, दूसरी सरफेस ये है, सरफेस 1 एंड सरफेस 2, और यहाँ देखोगे तो एक सरफेस ये है सरफेस 3 और एक सरफेस ये है सरफेस 4। बात समझ में आ रही है। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है इन्हीं सरफेस की वजह से तो है। और एक चीज़ और, अगर इसको देखा जाए सिमेट्री, ठीक है, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पार्ट के थ्रू यहाँ बनेगी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस पार्ट के थ्रू यहाँ बनेगी। समझ रहे हो, मतलब कि अगर मैं कह दूँ इन दोनों सरफेस की वजह से यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी E/2K।
बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? यार देखो यहाँ पर टोटल ई बाई के बन रही है, ठीक है, तो ई बाई टू के इस वाले पार्ट ने बनाई होगी और ई बाई टू के इस वाले पार्ट ने बनाई होगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पर जो इस वाले पार्ट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई बाई टू के है। ये बात समझ में आई? अच्छा, अब एक चीज समझो, ई की वैल्यू क्या है? तो ई की वैल्यू हम लोग पढ़ के आए हैं, कितनी होती है बेटा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसे कह सकते हो क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? क्यू अपॉन ए, आई एम सॉरी, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये फंडा क्लियर है? बोलो बच्चों, ठीक है। आओ, तो एक काम ये भी कर सकते हैं कि इसके चार्ज को, यहाँ पे जो चार्ज है इसकी चार्ज डेंसिटी को मैं सिग्मा बोल देता हूँ और इसकी चार्ज डेंसिटी को मैं सिग्मा डैश बोल देता हूँ। भाई क्यू चार्ज है तो सिग्मा चार्ज डेंसिटी, क्यू डैश चार्ज है तो सिग्मा डैश चार्ज डेंसिटी। ओके, अब एक चीज़ देखा जाए, अगर मैं कहूँ इन दोनों के थ्रू यहाँ बनने वाली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है, पर हेयर इज टू सरफेस, चलो जैसे कि एक सरफेस ये है जिसपे प्लस चार्ज है, ऐसे समझो, ये सरफेस 1 बोल देता हूँ, सरफेस 1। अच्छा, इसके बगल में एक सरफेस 2 भी तो है इस तरह से, जिसपे नेगेटिव चार्ज है, सरफेस 2। इन दोनों की वजह से यहाँ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो कितनी बन रही है? ई बाई टू के। ये मैं कह रहा हूँ, समझ रहा हूँ? इन दोनों की वजह से जो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो कैसी बन रही है? ई बाई टू के, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों भाई? पूरे के थ्रू ई बाई के, तो इतने के थ्रू ई बाई टू के, और बाकी इस वाले के थ्रू भी ई बाई टू के। ये बात समझ में आई? अब एक प्लेट के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आप जानते हो, प्लस वाले के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी चार्ज डेंसिटी को आपने कितना माना है? सिग्मा माना है ना, और इसको कितना माना है बेटा? सिग्मा डैश माना है ना, बोलो। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इसकी वजह से होगी, और ये माइनस का चार्ज है तो इसके थ्रू कितनी होगी? सिग्मा डैश अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इक्वल टू दिस। बोलो, ये बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? बताओ बच्चों। अब ये होगी, और ई की वैल्यू आप क्या जानते हो? ई की वैल्यू जानते हो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो प्लेस कर दो ई की वैल्यू। तो यहाँ से आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा डैश अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और साथ में 2 के भी तो है भाई। 2 एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, सिंपल है। आगे बढ़ जाओ, ये मैं रब कर दूं, क्या वैल्यू आ जाएगी? ये आ जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा डैश इक्वल टू सिग्मा अपॉन के। ओके, यहां से सिग्मा डैश की वैल्यू निकाल लो बेटा, सिग्मा डैश इक्वल टू आ जाएगा, इसको उधर भेज दोगे, ठीक है, तो सिग्मा माइनस सिग्मा बाई के, या फिर इसको आगे लिख सकते हो सिग्मा कॉमन लेने पर 1 माइनस 1 बाई के, इट इज़ अ वैल्यू ऑफ सिग्मा डैश। ये लो बेटा, चार्ज डेंसिटी, इंड्यूस चार्ज डेंसिटी हमको मिल गई। अगर यही फॉर्मूला हम चार्ज के टर्म्स में लगाएंगे तो इसे लिखोगे क्यू डैश अपॉन ए इक्वल टू, यहाँ लिखोगे क्यू, और यहाँ कितना लिखोगे? क्यू बाई ए, और यहाँ कितना लिखोगे? 1 माइनस 1 बाई के। बोलो बात समझे? ए से ए कैंसिल हो गया तो हटा दो उसको, ठीक है। तो इंड्यूस चार्ज बराबर कितना निकल आया? ये निकल आया। बोलो, फंडा क्लियर है? बताओ बच्चों। अब देखना यार, कभी कभी क्या करते हैं ना, ये दोनों सरफेस है, कहते हैं कि इस पर टोटल चार्ज बताओ। क्या पूछ रहे थे? इन सरफेस पर, ये जो सरफेस है इस पर टोटल चार्ज कितना आया था? तो देखो यार, निकालते हैं। आओ, अगर आपसे Q टोटल पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे भाई? इस प्लेट का चार्ज और इस प्लेट का चार्ज है, इसका सरफेस का चार्ज, इस सरफेस का चार्ज, तो कितना कितना चार्ज है देखते हैं। Q डैश Q एंड माइनस Q डैश करोगे, माइनस क्यों करोगे यार? क्योंकि तो जोड़ना है, तो एडिटिविटी का रूल लगाओगे यार, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो एक्चुअल में हम जोड़ ही रहे हैं, पर यहाँ पर एडजेक्टिव सम होता है और चार्ज की वैल्यू चलेगी उसके नेचर के साथ। ओके, टोटल चार्ज, भाई प्लस का चार्ज और माइनस का नेचर है तो चार्ज घटेगा ना, तो Q माइनस Q डैश कर देते हैं। चलो भाई, तो Q की वैल्यू Q माइनस Q डैश की वैल्यू ये रखी है तुम्हारे सामने, ठीक है। तो इसको कुछ इस तरह से रखोगे Q और फिर 1 माइनस 1 बाई के। बोलो, समझ में आ गई? ये हो जाएगा यार, इसमें से Q कॉमन ले लो पूरे में से, ठीक है, इसको कुछ इस तरह लगा देते हैं। ओके, ठीक है, क्लियर है? माइनस से ऊपर तो ये Q हो जाएगा, ये माइनस का Q हो जाएगा, और फिर प्लस का Q बाई के हो जाएगा। ये Q से Q कैंसिल, जो आपका Q टोटल आया वो आया Q बाई के। ओके,
यहाँ पर क्या होता है, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हो तो चार्ज इंड्यूस हो जाता है स्लैब के ऊपर, जिस वजह से टोटल चार्ज जो है वो QI के हो जाता है। पढ़ना क्लियर हुआ? ठीक है, इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट था और स्मूथली देखिए, स्मूथली आ गया। अगर आपको ये पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के थ्रू Q और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, अगर ये बात आपको याद है, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E by K होती है दोनों के थ्रू, एक के थ्रू E by 2K हो गई, तब तो स्मूथली आप करते जाएंगे। ओके बच्चों, फंडा क्लियर हो गया? चलो अब मैं इसको रख करता हूं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, रख करते हैं। तो भाई अब आ जाएंगे जल्दी से और एक अगला टॉपिक जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत टॉपिक होने वाला है बच्चों, हम लोग उसकी बात करने वाले हैं। देखिए आपको याद होगा जो लास्ट लेक्चर था तो उसमें हमने क्या किया था, एक बार डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया था जब वो बैटरी से कनेक्टेड नहीं था कैपेसिटर, और दूसरा केस वो था जब कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट किया था और उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया था। तो मैंने कहा था कि एक्सटर्नल एजेंसी है, ठीक है, जो क्या करती है, वर्क को गेन करती है, क्योंकि कैपेसिटर जो है, क्लियर है, उसमें एनर्जी का लॉस होता है, वो एनर्जी क्या होती है, एक तरह से एक्सटर्नल एजेंसी गेन कर लेती है। दूसरा मैंने क्या होता है, जब बैटरी से कनेक्ट होगा तो कैपेसिटर भी एनर्जी गेन करेगा और जो एक्सटर्नल एजेंसी होगी वो भी एनर्जी को गेन करती है। आइए सर, चलो अब सिचुएशन बनाते हैं। हेडिंग लिखते हैं पहले तो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल एजेंसी, ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, ठीक है। आगे इसमें जवाब लिखो, व्हेन डाइलेक्ट्रिक insert in capacitor। चलो भाई इस चीज की बात की जाए। अब बहुत खूबसूरती के साथ सिचुएशन को समझते हैं, आइए और ध्यान दीजिएगा। तो क्या है कि माना जाए ये एक बेटा ऐसे करके, ये एक प्लेट है कैपेसिटर की और इसके नीचे यहाँ पर एक दूसरी कैपेसिटर की प्लेट रखी हुई है। ओके, चलो भाई, और क्या कर रखा है, इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है कुछ इस तरह से, ठीक है। और उस बैटरी का जो पोटेंशियल है वो V है। बात समझ में आ गई? अब हमको करना क्या है, हमको एक डाइलेक्ट्रिक, जो अभी यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं ऐसे करके, इस डाइलेक्ट्रिक को इसके अंदर इंसर्ट करना है। ओके, और क्या होगा, जब बैटरी से कनेक्ट है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सोचो बच्चों, और यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, तो जब इसको इंसर्ट करना है तो हमको इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर हम यहाँ पे इसको दिखा दें बस ये अपने आप अंदर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पर इसके थ्रू माइनस चार्ज आ जाएगा और इस पर इंडक्शन के थ्रू प्लस चार्ज आ जाएगा। ओके, तो इस पर अपने आप एक फोर्स इधर की तरफ लगने लगेगा। मगर हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जब अगर ये ड्यू टू इंडक्शन अंदर जाएगा तो ऐसे जाएगा और यहाँ रुक नहीं पाएगा, आगे बढ़ जाएगा, मतलब कि इसकी कुछ एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो हमने क्या कहा कि हम एक ऐसा अरेंजमेंट क्यों ना कर लें कि यहाँ पर मान लेते हैं t इक्वल टू 0 पर, तो ये सिचुएशन है, ठीक है, और मैं कह दे रहा हूँ t इक्वल टू टी एट एनी रैंडम टाइम, मान लेते हैं ये थोड़ा सा इसके अंदर जा चुका है। चलो तो समझाया जाए, अब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझिएगा बच्चों। पहले तो मैं पूरे पैरामीटर बनाता हूँ, इसको हम लोग ये कुछ इस तरीके से, ओके, अच्छा, ये चार्ज मैं रब कर दे रहा हूँ। इसके बाद ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, ओके, ये कुछ इस तरीके से, ओके। इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है। ओके,
तो मान लेते हैं ये कुछ यहाँ पर इस तरीके से आ गया, गो लाइक दिस, ठीक है। चलो भाई, अब इस तरह सोचो, ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है भाई। चलो अब बात समझ में आ रही है। अब देखो पैरामीटर ले लेते हैं। मैं कह रहा हूं मान लो इसकी जो लेंथ है पूरी वो L है, t इक्वल टू 0 पर ये डाइलेक्ट्रिक बाहर था और t इक्वल टू t पर ये कुछ अंदर आ गया। कितना अंदर आ गया है तो मैं बोल दे रहा हूं मान लो x अंदर आ गया है। तो भाई पूरी L थी जिसमें से x अंदर आ गया, तो ये कितनी बची, तो ये बचेगी हमारी L माइनस एक्स, ठीक है। फंडा क्लियर है। ये L है, ये जो प्लेट है इसको मैं B बोल दे रहा हूँ, कितना पार्ट, ये B है, और ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने D बोल दिया बच्चों। क्या बात समझ में आ गई? चलो अब अगर आप गौर से समझो, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसमें डाइलेक्ट्रिक आ चुका है, तो ये एक अलग कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है। और ये वाला पार्ट जिसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं आया है, ये एक अलग कैपेसिटर की तरह काम कर रहा है। और क्योंकि प्लेट बैटरी से कनेक्ट है तो पूरी प्लेट का पोटेंशियल V है, तो ये जो दो कैपेसिटर बन रहे हैं ये दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्ट हैं। ओके, तो अगर इस सिचुएशन पे एट टाइम t पर अगर मैं यहाँ का कैपेसिटर पूछूं, तो अगर C, इसको मैं C1 बोल दूं, इसको मैं C2 बोल दूं, तो C इक्वल टू क्या C1 प्लस C2 लिखूंगा क्योंकि पैरेलल में लग रहे हैं। बोलो ये बात समझ में आई? यहाँ पर मैंने एक एक्सटर्नल एजेंट बैठा रखा है क्योंकि इस पर इधर की तरफ फोर्स लग रहा था, ठीक है, तो मैंने एक एक्सटर्नल एजेंट बैठा दिया, यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म दे दिया और ये कुछ इस तरीके से। ओके, समझ रहे हो? ये फंडा क्लियर है। और मैंने कहा यहाँ पर इतना फोर्स लगाओ और इस डाइलेक्ट्रिक को इसमें स्लोली इंसर्ट कराओ, स्लोली इंसर्ट कराओ, ठीक है। तो भाई स्लोली इंसर्ट करना है तो हमने बाहुबली को बुलाया। अच्छा, ये गंजा है, गंजा है तो ये कटप्पा है। कौन है बेटा? कटप्पा। चलो भाई क्लियर हुआ। तो कटप्पा की स्पेलिंग तुम लोग देख लेना। चलो, तो क्या हुआ, कटप्पा से बोला कि जितना फोर्स यहाँ लग रहा है उतना ही फोर्स बेटा इधर लगाओ और इसको अंदर स्लोली आने दो। क्यों? रीज़न वही है कि हम नहीं चाहते कि हमारी कोई भी एनर्जी जो है इसकी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो। चलो भाई, तो कटप्पा अपना काम अच्छे से करेगा। अब इधर आ जाइए, कैपेसिटेंस इस सिचुएशन का निकालिए। सिचुएशन सुनो, एट टाइम t डाइलेक्ट्रिक इसमें x जा चुका है, उस वक्त इस पूरे का कैपेसिटेंस कितना है, तो इसका प्लस इसका, तो C1 की वैल्यू क्या होगी भाई, एप्सिलॉन नॉट। इसका एरिया कितना है बताओ, इतने पार्ट का एरिया बताओ कितना है, तो भाई लेंथ है L माइनस एक्स और जो इसकी थिकनेस आ रही है वो आ रही है B, देखो वो तो सेम रहेगी ना, और डिस्टेंस कितनी है D, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर प्लस लगाओगे, C2 के लिए कितना लिखोगे, तो एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसका एरिया कितना है, तो bx और थिकनेस कितनी है D, और क्योंकि ये K डाइलेक्ट्रिक वाला है तो K से मल्टीप्लाई भी कर दोगे। क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा देखो, एप्सिलॉन नॉट B बाई डी, एप्सिलॉन नॉट B बाई डी दोनों में कॉमन ले लो, तो जो C की वैल्यू आ रही है वो आ रही है एप्सिलॉन नॉट B बाई डी, और अंदर जो बच रहा है वो बच रहा है L माइनस एक्स प्लस KX। बोलो फंडा क्लियर है? अब ये कैपेसिटेंस मिल गया, किस वक्त, एट टाइम t पर कैपेसिटेंस कितना है। अब जिस चीज़ को बताने वाला उस चीज़ को ध्यान से समझो। मैंने माना कि टाइम थोड़ा सा और बीता dt। ओके बच्चों, जिस समय में ये थोड़ा सा अंदर और आ गया, ये थोड़ा सा अंदर और आ गया, कितना, तो मैं कह दे रहा हूँ dx, कितना, dx। माना आफ्टर dt टाइम, ठीक है, ये dx अंदर आ जाता है। जैसे ही ये dx अंदर आता है, क्या इसका कैपेसिटेंस बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा, ठीक है। कैपेसिटेंस बढ़ता जाता है ना, जब डाइलेक्ट्रिक अंदर जाता है तो कैपेसिटेंस राइज करता है, तो इसका जो कैपेसिटेंस अभी इतना है, जब ये dx अंदर आ जाएगा तो इसका कैपेसिटेंस कुछ राइज हो जाएगा। कितना राइज हो जाएगा, तो उसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, dc अपॉन dx। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ, ठीक है, कि x अंदर आने पर कितना कैपेसिटेंस चेंज हुआ, तो dc अपॉन dx की वैल्यू निकालो भाई। एप्सिलॉन नॉट b बाई डी क्या है, कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट b बाई डी,
समझ रहे हो ना बच्चों? भाई इसको जब तुम डिफ्रेंशिएट करोगे तो L कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 0, माइनस एक्स की वैल्यू -1 और के एक्स की वैल्यू प्लस का के। बोलो बात समझ में आ गई? इसको क्या लिख सकते हो? यहाँ से DC की वैल्यू को क्या लिख सकते हो? तो हम लोग DC इक्वल टू लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट B बाई D, और इसको लिख सकते हैं K -1, ओके, इंटू में dx। क्या ये बात अच्छी तरह समझ में आई? बोलो बच्चों। तो क्या है कि आफ्टर टाइम dt डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट dx, ठीक है, एंड चेंज इन कैपेसिटेंस इज दिस। अब जो कैपेसिटेंस में चेंज आया, ठीक है, और क्योंकि ये बैटरी जो है कनेक्ट है कैपेसिटर की प्लेट से तो इसका वोल्टेज भी ही रहने वाला है, ओके। तो बैटरी का काम क्या होगा, जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक अंदर आ रहा होगा ये चार्ज भेजना शुरू कर देती है। समझ में आ रही है बात? यहाँ से चार्ज उखाड़ेगी और इधर पहुँचाना शुरू कर देगी क्योंकि इसको पोटेंशियल मेंटेन रखा है। तो इस dt टाइम में ये कितना चार्ज भेज देती है? dq चार्ज भेज देती है। अब भैया dq चार्ज भेजा तो बैटरी को हो ना हो कुछ काम करना पड़ा। उस काम के बारे में सोचो। तो मैं कह दूं वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी, ठीक है। तो जरा देखो इसका पोटेंशियल कितना है? V है, और चार्ज कितना भेजा? dq। क्या यही वर्क डन होगा? बोलो dq इंटू वी। अरे ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा यार? W/Q इक्वल टू वी, पोटेंशियल वाला फॉर्मूला, ओके। तो पोटेंशियल V है और चार्ज कितना लेकर आए हो? dq। तो यही वर्क डन है और यही एनर्जी होगा। तो वर्क डन बाई एनर्जी कह लो, वर्क डन बाई बैटरी कह लो, या एनर्जी सप्लाइड बाई बैटरी कह लो, एक ही बात है एनर्जी सप्लाइड। समझ रहे हो ना? बाई बैटरी। तो ये आ जाएगी dq इंटू वी। अब बैटरी ने जो एनर्जी सप्लाई की, देखो थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेता हूं मैं, dq इंटू वी। ये किसको मिलेगी? ये किसको मिलेगी? तो भाई कुछ तो इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया है तो उसको मिल जाएगी। तो ये जो एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से देखो, जो बैटरी एनर्जी दे रही है चार्ज के फॉर्म में, तो वो चार्ज कैपेसिटर की प्लेट पर जा रहा है, तो कुछ तो एनर्जी कैपेसिटर ले लेगा। तो E कैपेसिटर, बोलो, प्लस बाकी एनर्जी किसके पास जाएगी? तो अब जरा इसको समझो भाई। देखो ये जो कटप्पा है ये फोर्स लगा रहा है इधर, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर। तो कह लो कटप्पा के थ्रू जो वर्क डन हो रहा है वो नेगेटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका मतलब भाई कटप्पा के ऊपर काम हो रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी गेन कर रहा है। भाई सोचो अगर मैं किसी पे फोर्स लगाऊं और उधर ही डिस्प्लेस कर दूं तो क्या होगा? मेरी एनर्जी का लॉस होगा। समझ रहे हो बात को? पर मैं अगर फोर्स इधर लगा रहा हूं और एनर्जी डिस्प्लेसमेंट उधर आ रहा है तो मेरा नेगेटिव वर्क हो रहा है। नेगेटिव वर्क का मतलब एनर्जी गेन हो रही है। फंडा समझ में आया? देखो ये 9th क्लास में सिखाया जाता है वर्क के बारे में। तो समझो बच्चों, फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो वर्क डन बाई नेगेटिव मतलब कि एनर्जी गेन। तो वो एनर्जी किसको मिल जाएगी? मैन को मिल जाएगी। फंडा समझ में आया? तो जो बैटरी ने जो एनर्जी दी, कुछ तो मिली कैपेसिटर को और कुछ मिली मैन को। हमको यही निकालना है, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, ओके। ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। आओ इधर, उसके लिए क्या करना होगा? हमको इसका फोर्स निकालना होगा। अब यहाँ आओ, dq। अब थोड़ा सा ध्यान देके समझो, क्या तुम dq को ये लिख सकते हो? dq, q बराबर cv पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? तो यहाँ पर dc इंटू वी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? भाई q बराबर cv, तो dq बराबर कितना कैपेसिटेंस बढ़ा था? dc इंटू वी। तो यहाँ कितना लिख सकते हो इसकी जगह पर? यहाँ लिख सकते हो dc और v पहले से और v स्क्वायर, ये आ गया। अच्छा, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर की अगर बात की जाए तो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर जो होती है वो कितनी होती है? वो होती है हाफ CV स्क्वायर। क्लियर है? तो ये छोटे से चार्ज के सप्लाई के थ्रू जो एनर्जी आई होगी, ठीक है, वो आई होगी हाफ DC इंटू वी स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाफ, ठीक है ना, ये छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx की वजह से DC इंटू वी स्क्वायर, और बाई एनर्जी गेन बाई मैन। फंडा क्लियर हो रहा है? अब यहां से यार जरा साफ साफ देखो तुम इधर, कितनी खूबसूरती से ये बात कह रहा है कि बैटरी ने जो एनर्जी सप्लाई की थी dCV स्क्वायर, तो कैपेसिटर ने उसकी आधी गेन की है। इसका मतलब आधी एनर्जी मैन ले लेता है। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था।
ओके, फिलहाल हमको तो फोर्स निकालना है, तो इधर आ जाओ, इसको उठा के इधर ले आओ, तो ये कितना बचेगा, हाफ डी सी इंटू वी स्क्वायर बचेगा। ये बराबर क्या हो जाएगा, एनर्जी गेन बाई मैन। ओके, फंडा क्लियर है। अच्छा, अब यहां पर इस चीज को समझो, जो मैन ने एनर्जी गेन है, तो एनर्जी मतलब वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। भाई मैन के थ्रू एनर्जी गेन या मैन के थ्रू किया गया वर्क, वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर इसका फोर्स को मैं F मान रहा हूं और इस पूरे डिस्प्लेसमेंट की बात करूं इस छोटी सी सिचुएशन में, तो क्या F इंटू डी एक्स नहीं लिख सकता? भाई इसने फोर्स लगाया इधर और डिस्प्लेसमेंट हुआ dx, और याला फोर्स बराबर याला फोर्स, तो इधर फोर्स लगा F और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ dx, ये रख सकता हूँ। यहाँ से अगर देखा जाए तो हाफ डी सी अपॉन डी एक्स इंटू वी स्क्वायर इक्वल टू क्या, F आ गया। बोलो बच्चों, ये फोर्स जो हमने यहाँ पे निकाला और ये फोर्स दोनों मैग्नीट्यूड में तो बराबर ही है ना, तो फोर्स बाई मैन इतना आ गया, और डी सी अपॉन डी एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। देखो कुछ करना ही नहीं पड़ा, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, और यहाँ पर अगर मैं F की वैल्यू आपसे पूछ लूँ तो ये आएगी हाफ डी सी अपॉन डी एक्स की वैल्यू लिखोगे एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी इंटू में वी स्क्वायर, और साथ में क्या है के माइनस वन। बोलो, ये निकल आया फोर्स बाई कटप्पा अंकल, ठीक है, कि भाई कटप्पा अंकल इतना फोर्स लगा रहे हैं। अब एक चीज, इस फोर्स के बारे में जरा सोचो, क्या ये फोर्स कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल है? तो 1/2 कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, बी एक कांस्टेंट वैल्यू है, पोटेंशियल बैटरी का कांस्टेंट है, डी एक कांस्टेंट वैल्यू है, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और 1 तो कांस्टेंट होता ही है। इसका मतलब ये जो फोर्स है, ठीक है, एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क तुमको निकालना तो यार बहुत सिंपल हो गया, कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंसी, वर्क डन बाई मैन, ठीक है ना, क्लियर है। बस उसमें क्या होगा, निगेटिव वर्क डन लिखेंगे। अगर मैन के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो निगेटिव लिखेंगे। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा W इक्वल टू माइनस का F, और कितनी लेंथ तक जाएगा, पूरे के लिए बात करेंगे L। क्लियर हुआ? तो ये कितना आने वाला है, ये आने वाला है 1/2 माइनस का, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट बी वी स्क्वायर 2 में d, ठीक है, के माइनस 1 और इंटू में L। समझ गए? ये वर्क निकलेगा मैन के थ्रू। नेगेटिव क्यों? क्योंकि वर्क डन जो है मैन के ऊपर हो रहा है। ओके, तो ये एनर्जी मैन गेन कर लेगा। फंडा क्लियर हो गया? बोलो। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछता हूँ यहाँ पर, पहले देखो यार, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कर लो ऐसे, ये जैसा। चलो अब एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है। अगर मान लो मैन ना होता, यहाँ पर इसको ऐसे करके रखा है, और अगर हम ऐसे दिखा करके छोड़ देते तो क्या होता है? यहाँ सिचुएशन को समझना, ऐसे करके मान लो इस तरह से रखा होता, ये स्लैब होती, और हम इसको छोड़ दें, इस पर फोर्स लगता, ठीक है, और माना जाए कि इसका जो मास है वो m है, ठीक है, और इस पर फोर्स लग रहा है F, तो हो ना हो इस पर एक एक्सेलेरेशन भी बन जाएगा, कितना, F/m। एक्सेलेरेशन बन जाएगा तो क्या इसकी वेलोसिटी राइज करेगी? धीरे धीरे वेलोसिटी राइज करेगी, तो क्या ये यहाँ आके रुक जाएगा? आंसर है बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी यहाँ रुकेगा नहीं। तब इसकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में जाएगी तो ये यहाँ आएगा और रुक नहीं पाएगा, और ऐसे करके आगे बढ़ जाएगा। और जब बेटा ये ऐसे आगे बढ़ जाएगा तो फिर से ड्यू टू इंडक्शन ये इसको वापस खींचेगी, तो ये फिर क्या करेगा, पहले ऐसे का के ऐसे निकल जाएगा, फिर इस पर अट्रैक्शन लगेगा तो फिर वापस ऐसे जाएगा। समझ रहे हो? तो ये ऐसे करके क्या करेगा, ऑक्सीलेट करने लगेगा। मेरा सवाल है आपसे, क्या इसका मोशन SHM होगा या नहीं होगा? क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा कि नहीं होगा? सोच के बताओ, सोचो बच्चों, ठीक है, मैं बताता हूं। यहां पर ये SHM नहीं होगा। अब सवाल है क्यों? तो SHM की एक शर्त है, सिंपल हार्मोनिक की एक शर्त है कि जो F है, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, सुनना, फॉर SHM
ठीक है, क्या होना चाहिए, जो f होना चाहिए इट इज प्रोपोर्शनल टू -x। ठीक है, समझ में आ रही है बात, f इज प्रोपोर्शनल टू -x। ओके, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करना चाहिए, x पर डिपेंड करना चाहिए, बट योर फोर्स दिस इज अ कांस्टेंट। कैसा था, कांस्टेंट था, इसीलिए SHM नहीं होगा। क्या होगा, सिंपल ऑक्सीलेशन होंगे। क्या होगा, अगर SHM नहीं होगा तो ऑक्सीलेशन होगा। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। ऑक्सीलेट तो करेगा मगर सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं करेगा। फंडा क्लियर हुआ यहाँ तक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूँ। हो गया, ले लिया, चलो भाई अब आगे देखो। हमसे सवाल पूछा गया है कि जब ये ऑक्सीलेट कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा। चलो भाई, तो क्या मैं इसको रब करूं ना, आओ। कांस्टेंट फोर्स है बच्चों, हाँ, तो हमसे क्या पूछ रहा है, टाइम पीरियड पूछ रहा है। अब देखो यार, टाइम पीरियड को कैसे निकालना है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये सिचुएशन समझो, ये इस तरह से है, ठीक है, पहले ये यहां रखा होगा, मैं इसको बोल देता हूं केस 1, ठीक है। अब ये पूरा इतनी लेंथ का है। चलो, अब एक सिचुएशन ऐसी आएगी, जब ये इसमें पूरा ऐसे करके आ जाएगा। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। तो अगर देखा जाए ये वाला पॉइंट कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, ये वाला पॉइंट एक तरह से यहाँ आ जाएगा। ये क्लियर हो रहा है। अब ये डिस्टेंस कितनी थी, L थी, ठीक है, तो ये L डिस्टेंस कवर करेगा। अब कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही होगी, 0। बोलो, इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेगी, 0। फाइनल वेलोसिटी जब ऐसे आएगा, मोशन में आएगा, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी वो रही है v। ओके, तो अगर मैं इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस l है। ओके, तो ये l डिस्टेंस कवर करेगा। तो आपने ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा ही है यार, s = ut + ½ at²। बोलो, s की जगह मैं बोल दे रहा हूँ l, u 0 है, तो ये कितना हो जाएगा, 0 + ½ एक्सेलरेशन इंटू t²। ओके, यहाँ से t की वैल्यू निकालो, t = कितना आ रहा है, 2l/a √ में। देखो यार, मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता था, ये सिंपल फॉर्मूला होता है, आपने वहाँ भी पढ़ा होगा कि 2h/g लिखते थे, याद है, तो वही तो है, डिस्टेंस अपॉन एक्सेलरेशन। ओके, तो निकाल के दिखा दिया मैंने भाई क्यों निकलता है, पर आप इसको डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको। चलो भाई, तो ये 2l/a टाइम आ गया। कहाँ से कहाँ तक का टाइम है भाई, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम t है। ओके, चलो भाई, अब इधर आओ। हमसे पूछ रहा है कि जब ये यहाँ से यहाँ आता है, उसके बाद निकल करके ऐसे बाहर आ जाता है, फिर वापस अंदर जाएगा, फिर ऐसे, फिर से सुनो, यहाँ पर है, ऐसे आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ आ जाएगा, फिर वापस जाएगा, फिर ऐसे, इसे क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे। ठीक है, तो वो टाइम पीरियड कितना होगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या 4 × t होगा कि नहीं होगा, बताओ भाई। यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम लगा t, जिसकी वैल्यू कितनी निकाली है, 2l/a। बोलो, अभी यहीं से यहाँ से इस पॉइंट को यहाँ तक पहुँचने में l डिस्टेंस कवर करता है, तो जो टाइम लगता है वो 2l/a लगता है। तो पूरा एक चक्कर लगाने में क्या इसका 4 टाइम्स लगेगा, तो इसकी वैल्यू क्या रखोगे, 4, और t की वैल्यू क्या है, √ में 2l/a। और a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू आपने जो फोर्स निकाला था वाई एम कर दो, समझ रहे हो, और फोर्स की वैल्यू आपको याद है, तो यहाँ क्या रखोगे, 4 √ में 2 की जगह 2, l की जगह l, और f की वैल्यू रखो, m ऊपर आ जाएगा। फोर्स की वैल्यू हमने निकाली थी ε0 b/d, तो d भी ऊपर आ जाएगा। बोलो, और साथ में वैल्यू क्या थी, v² था। ओके, और साथ में क्या था, k-1 था। क्या यही वैल्यू थी, बोलो, किसकी वैल्यू, f की वैल्यू। ठीक है, तो ε0 b/d v² k-1, और जो m है वो भी ऊपर आ जाएगा। तो इट इज अ वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। बोलो, फंडा क्लियर है। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, 4 की जगह 4, 2l की जगह 2l, a की वैल्यू पुट की f/m। ठीक है ना, देखो यहाँ पर l हटा दो, वैल्यू रखी है f की। ओके,
समझे बात को? बोलो बच्चों, एकदम क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अरे यार 1/2 भी तो था, ये 1/2, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2, ये 8 बन जाएगा, 2 × 2। क्लियर हुआ? ये वैल्यू हो जाएगी 1/2। ओके, फंडा समझ में आ रहा है? चलो भाई, जो सॉल्व कर लोगे वो तो सिंपल सी चीज़ है, आप लोग कर लेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया? ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है? ओके, तब तक आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना काम लगातार मेहनत के साथ करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।